हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछूंगा। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप इसे बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा। खारे पानी से जलने वाले देश के पहले लालटेन का नाम बताएं जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। बहुत चर्चा में है ये। खारे पानी से जलने वाले देश के पहले लालटेन का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोशनी। गॉट इट। खारे पानी से जलने वाले देश के पहले लालटेन का नाम रोशनी है, जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है? तो अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 13 अगस्त 2022 को इस लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। गॉट इट, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। जो कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट तरल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। अब इस लालटेन से क्या फ़ायदा है? तो भारत की 7500 किलोमीटर की तटीय रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए लालटेन जो है काफ़ी लाभदायक होगा। इस लालटेन को दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी भी खारे पानी का सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी को लालटेन को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जितेंद्र सिंह क्या है? तो अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे आपको याद रखने हैं। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में कि फीफा ने जो है अगस्त 2022 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। फीफा ने भारतीय फुटबॉल को निलंबित कर दिया है। जो वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था इंडिया, आपको पता होगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होस्ट करने वाला था, वो भी छीन लिया है मेजबानी। तो इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है थर्ड पार्टी का दखल। अभी क्या होता है थर्ड पार्टी का दखल? फीफा ने अगस्त 2022 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है थर्ड पार्टी के दखल के चलते। इसको डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली फीफा ने 15 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया। यह निलंबन थर्ड पार्टी के दखल की वजह से किया गया है। फीफा ने थर्ड पार्टी के दखल को लेकर अगस्त 2022 में चेतावनी दी थी। क्या है मामला, इसको समझते हैं। तो दरअसल दिसंबर 2020 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव नहीं हुआ। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को इसके अध्यक्ष पद से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन व्यवस्थित नहीं है, प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है। तो बेसिकली प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये मामला प्रॉब्लम कर गया फीफा के लिए। फीफा ने कभी अपनी सदस्य इकाइयों के मामले में थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसी हस्तक्षेप के चलते फीफा ने जो है ऑल इंडिया मतलब फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे। अभी निलंबन कैसे हटेगा? तो फीफा के अनुसार निलंबन तभी हटेगा जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापस लिया जाएगा। इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रशासन को काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा। ये सारे मैटर हैं। अब यही सवाल है कि फीफा ने भारत से किस विश्व कप की मेज़बानी छीनी है, तो ये पता होना चाहिए आपको। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी फीफा ने छीन लिया है। फीफा ने 15 अगस्त 2022 को थर्ड पार्टी के दखल के चलते भारत से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी ले ली। भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक करनी थी। यही अक्टूबर महीने में होने वाला था, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अगस्त 2022 में किस पड़ोसी देश की नौसेना को डॉर्नियर 228
डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो इसका आंसर करो। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। भारत ने अगस्त 2022 में श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, की नौसेना को डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। यह भारत में निर्मित समुद्री निगरानी विमान है। यह विमान एक समारोह के दौरान 15 अगस्त 2022 को सौंपा गया। इस समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे मौजूद रहे। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ कोलंबो में श्रीलंकाई नौसेना को यह विमान सौंपा। श्रीलंका ने भारत से वर्ष 2018 में 2 डॉर्नियर 228 विमानों की मांग की थी। भारत ने इस मांग के चलते पहला विमान श्रीलंका को दे दिया है। दूसरा विमान जो है आगामी 2 वर्षों में सौंप दिया जाएगा। विमान से भारत श्रीलंका को क्या फ़ायदा होगा? तो यह विमान भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और बढ़ाएगा। यह विमान श्रीलंका को बड़े पैमाने पर हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैयार करेगा। अब इसको समझते हैं क्या है डॉर्नियर 228। तो डॉर्नियर 228 का निर्माण सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। HAL ने जर्मनी के ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से इस एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है। 17 सीटर डॉर्नियर 228 दिन और रात के संचालन में सक्षम है। डॉर्नियर 228, जिसको डॉर्नियर 228 भी बोला जाएगा, एक नॉन प्रेशराइज्ड प्लेन है। विमान का पता लगाने के लिए एक इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT 503 फिट किया गया है। इस प्लेन को अधिक तापमान तथा अधिक नमी वाली जगह पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इसकी बेसिकली क्वालिटीज़ हैं। आगे देखेंगे कि भारतीय सेना को अगस्त 2022 में कौन से हथियार और डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुए? भारतीय सेना को अगस्त 2022 में कौन से हथियार और डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुए हैं? तो ये सब हुए हैं। एफिन्सॉस, निपुण माइंस, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब बारी बारी से इन तीनों को जानते हैं। ऐसे ही साइंस एंड टेक से सवाल तो ऐसे ही आ जाता है डायरेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त को सेना को 2 नए हथियार निपुण माइंस और LC लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट और एफिन्सॉस सिस्टम सौंपे। खास बात यह है कि इन सभी को भारत में ही बनाया गया है। ये हमारे यहाँ स्वदेशी हैं, समझ जाओ आप। अब ये एक एक से समझते हैं इसको। एफिन्सॉस क्या है? तो एफिन्सॉस का मतलब है फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज अ सोल्जर, यानी भविष्य में एक सैनिक के हथियार की तरह काम करेगा। ये पूरा सिस्टम बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को दिया जाएगा। इनमें आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट रहेंगे जिनका वजन काफ़ी कम होगा। ये हर मौसम में सभी इलाकों यानी पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, सब जगह काम आएंगे। एफिन्सॉस जो है भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य एक सैनिक की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना है। तो ये एफिन्सॉस सिस्टम का कुछ क्वालिटी हो गया। एफिन्सॉस सिस्टम में AK-203 असॉल्ट राइफल, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड शामिल है। इसके अलावा इस सिस्टम में बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक चश्मा और बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल है। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 राइफल से दागी गई 9 mm की गोलियों और गोला बारूद से सैनिकों की रक्षा करने में सक्षम है। इस सिस्टम को DRDO और अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा निर्मित किया गया है। निपुण माइंस क्या है? तो निपुण माइंस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है। इन माइंस को DRDO ने सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन नाम भी दिया है। ये माइंस घुसपैठियों और दुश्मन पैदल सेना के खिलाफ रक्षा करने के लिए हैं। अगर LCA की बात करेंगे, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, तो LCA पैंगोंग सो झील में वर्तमान में उपयोग की जाने वाली नावों की जगह उपयोग किया जाएगा। LCA को गोवा स्थित एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। LCA में बेहतर लॉन्च स्पीड है और ऑपरेटर क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। गॉट इट? कुछ अन्य डिफेंस सिस्टम भी मिले हैं। तो इन डिफेंस सिस्टम और उपकरणों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से सेना को T-90 टैंकों के लिए एक थर्मल इमेजिंग साइट भी सौंपी है। इसके अलावा निगरानी मिशनों में हेलीकॉप्टर की मदद के लिए रिकॉर्डिंग सुविधा वाले डाउनलिंक उपकरण भी सौंपे गए हैं। इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, मिनी रिमोटली पायलट एरियल सिस्टम सर्विलांस भी प्रदान किए गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त बनाने वाला पहला देश कौन है? बहुत चर्चा में और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप मेंस राइटिंग में जहाँ वुमेन्स एम्पावरमेंट वगैरह की चीज़ आएंगी तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त बनाने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड।
गॉट इट। स्कॉटलैंड की राजधानी कैपिटल पता है? पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से। स्कॉटलैंड अपने देश के लोगों के लिए पीरियड उत्पादों को मुफ्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड में यह सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त 2022 को एक कानून प्रभाव में ला दिया गया है। इस बिल को वर्ष 2020 में सर्वसम्मति से स्कॉटिश संसद में पारित किया गया था। इस कानून के तहत जिसे भी पीरियड प्रोडक्ट की आवश्यकता है वह पीरियड प्रोडक्ट को मुफ्त में पा सकता है। नए कानून के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ साथ स्थानीय सरकारी निकायों को अपने बाथरूम में पीरियड प्रोडक्ट मुफ्त में उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन ऐप भी है जो पीरियड प्रोडक्ट्स की जानकारी देगा ताकि कोई भी आसानी से कहीं भी यह प्रोडक्ट्स पा सकेगा। स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, राजधानी एडिनबर्ग, और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड है निकोला स्टर्जन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी, अगर आपको याद होगा 2022 में तो शायद मोदी जी ने कोई स्टैचू का अनावरण किया था तो वहाँ से सवाल पूछ दिया था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करो, करंट अफेयर्स के भी देखा करो, एक ट्रेंड पता चलता है। तो कुछ उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। जोधपुर में अनावरण किया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त 2022 को राजस्थान के जिले जोधपुर के सलावा कला गांव में मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अष्ट धातु से बनी इस प्रतिमा का वजन 1400 किलो है। हाइट कितनी है? 12 फीट। इनकी 350वीं जयंती थी। अष्ट धातु से बनी है। गांव का नाम जोधपुर के सलावा कला गांव। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे दे देगा। वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो उनका जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सलावा में हुआ था। 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वीर दुर्गादास राठौर ने अकेले ही मारवाड़ जोधपुर पर राठौर वंश के शासन को कायम रखा। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों को जोधपुर से खदेड़ा। उनका देहांत 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुआ। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ उज्जैन भारत के किस राज्य में है और किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है और ये फेमस क्यों है? बताना कमेंट सेक्शन में। अमिताभ चौधरी का निधन 16 अगस्त 2022 को हो गया। वह इनमें से किस खेल संस्था से जुड़े हुए थे? अमिताभ चौधरी, बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो इसी से जुड़े हुए थे, इनका निधन हो गया। 58 ईयर्स के थे और दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 58 ईयर्स के थे। अमिताभ चौधरी की बात करें तो वह रिटायर्ड IPS अधिकारी थे। वह झारखंड पुलिस की IGP भी रहे। इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी थे। IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र रहे। चौधरी ने झारखंड को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने BCCI के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया था। वो कुछ मौक़ों पर भारतीय टीम के एक प्रशासनिक प्रबंधक भी रहे थे। गॉट इट। थोक महंगाई दर जुलाई 2022 में कितनी रही है? तो ये तो आप ध्यान से देखते ही होंगे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13.93%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 16 अगस्त 2022 को यह आंकड़ा जारी किया। इस आंकड़े के अनुसार जुलाई 2022 में महंगाई दर 13.93% रही। जुलाई 2022 की महंगाई दर फरवरी 2022 से लेकर अब तक सबसे निचले स्तर पर है। इससे पहले जून 2022 में महंगाई दर 15.18% रही। प्राइमरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के दाम कम होने के कारण जुलाई 2022 में महंगाई दर निचले स्तर पर रही। महंगाई दर का आंकड़ा आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट जून 2022 जुलाई, तो ईंधन और बिजली, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, प्राथमिक वस्तुएं। तो ईंधन और बिजली तो बढ़ा है, बाकी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है ये नीचे आया है, फूड प्रोडक्ट भी नीचे आया है और प्राथमिक वस्तुएं भी नीचे आई हैं। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित होता है, ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है? इस बार कब हुआ ऐसा सवाल रहता। इस बार रक्षाबंधन पे हुआ था। एक्चुअली 12 अगस्त को ये रक्षाबंधन था ना,
तो उसी दिन मनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस। इस साल विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त राखी त्यौहार के दिन मनाया गया। साल 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अच्छा, ओके, गॉट इट। यानी कि रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। तो ये तो वेरिएबल डेट है, जब अगले साल रक्षाबंधन का डेट कोई और होगा तो फिर ये विश्व संस्कृत दिवस उस दिन मनाया जाएगा। तो इसे ध्यान दे सकते हो। इसके बाद से ही हर साल राखी के त्यौहार को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी विश्व संस्कृत दिवस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर करिए। चलो इसका आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो को रोक के और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करो। भारत में पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया किस संस्थान ने विकसित किया है? 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, आप इसी को बोल सकते हो कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित की है। मतलब ऐसे दोनों क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, पूछने का तरीका अलग हो गया। भारत में पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया है किसने? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ये LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ये भी इसमें है, IIT हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी हैदराबाद में है। मतलब तीनों ये हैदराबाद के जो संस्थान हैं, तो इन तीनों ने मिल के ये 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया है। ध्यान रहेगा ये, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इन संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर देश में पहली बार 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित की है। हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को 3D प्रिंट की है और इसे खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया है। हालांकि इस प्रिंटेड कॉर्निया को रोगियों में उपयोग करने से पहले और परीक्षण और डेवलपमेंट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कई साल लग सकते हैं। अभी खरगोश पे इसको टेस्ट किया गया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। हैदराबाद वाला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया किस चीज़ से बना है, ये सवाल है। तो ये प्रिंटेड मानव कॉर्निया पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें कोई सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं है और यह जानवरों के अवशेष से मुक्त है। शोधकर्ताओं ने एक बायोमिमेटिक हाइड्रोजेल विकसित करने के लिए मानव आँख से प्राप्त डिसेलुलराइज्ड कॉर्नियल टिश्यू मैट्रिक्स और स्टेम सेल का उपयोग किया है। इसका उपयोग 3D मानव कॉर्निया के लिए सामग्री के रूप में किया गया है। इस कॉर्निया को सरकारी और सामाजिक फंडिंग के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कॉर्निया के बारे में तो आपको पता ही है। अच्छा, हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, बताना कमेंट सेक्शन में। कॉर्निया आँख का एक पारदर्शी हिस्सा होता है जिस पर प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 हिस्सा है। कॉर्निया में बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का रोशनी देने वाला भाग शामिल है। कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है, लेकिन इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। 3D प्रिंटेड कॉर्निया की बात कर रहे हैं तो यह एक आर्टिफिशियल कॉर्निया होती है। 3D प्रिंटेड कॉर्निया ह्यूमन कॉर्नियल टिश्यू से प्राप्त सामग्री से बना होता है। यह जैव संगत, प्राकृतिक और पशु अवशेष से मुक्त है। एक 3D प्रिंटेड कॉर्निया को विकसित करने के लिए डोनर कॉर्निया की आवश्यकता होती है। जो कॉर्निया दान करते हैं ना, उसी को ये करके किया जाता है। गॉट इट। कॉर्निया के डैमेज से क्या नुकसान है? तो द हिंदू के अनुसार कॉर्नियल डैमेज दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। हर वर्ष कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से 1.5 मिलियन से अधिक नए मामले सामने आते हैं। ऐसे में 3D प्रिंटेड कॉर्निया का उपयोग किया जा सकता है। तो जिसका भी कॉर्निया डैमेज होगा तो इस प्रोसेस से उसकी आंखों की रोशनी फिर से लाई जा सकती है। तो बहुत बेहतरीन ये मेथड है। केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पीयूष गोयल को। ठीक है, ये नेट ग्रिड को भी मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड का नया CEO नियुक्त किया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल आप वो मंत्री समझ रहे हो क्या? जो पीयूष गोयल जो मंत्री हैं फूड वाले, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, वो पीयूष गोयल नहीं है, ये अलग हैं, ये अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने पीयूष गोयल को 10 अगस्त 2022 को नेट ग्रिड का नया CEO नियुक्त किया है। गोयल 1994 बैच के नागालैंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। गोयल वर्तमान में गृह मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेट ग्रिड की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद प्रस्तावित किया गया था। एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि भारत सरकार की सिक्योरिटी एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है।
इसे एक आईटी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। इसका उद्देश्य आतंकी एक्टिविटी का पता लगाना है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सहायता करना है। तो नेट ग्रिड के बारे में भी आप समझ ही गए, एक इंटेलिजेंस सिस्टम है भारत सरकार का। यूएन का नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन का नया जलवायु प्रमुख बनाया गया है साइमन स्टील को। साइमन स्टील को यूएन का जलवायु प्रमुख बनाया गया है। 5 साल तक ये इस पद पे बने रहेंगे और डिटेल से इसको समझ सकते हैं हम लोग। ग्रेनेडा के साइमन स्टील को यूएन का नया जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस नियुक्ति की घोषणा 15 अगस्त 2022 को की। नियुक्ति को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ब्यूरो ने अप्रूव किया। साइमन स्टील पेट्रिसिया एस्पिनोसा की जगह नियुक्त किए गए हैं इनको। साइमन स्टील की बात करें तो स्टील 2013 से जून 2022 तक ग्रेनेडा की सरकार में एक वरिष्ठ सदस्य रहे। उन्होंने इस अवधि में 5 साल तक जलवायु मंत्री और पर्यावरण कार्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो UNFCCC इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन की एक इकाई है जो क्लाइमेट चेंज के परिणामों से निपटने के उद्देश्य से काम करती है। UNFCCC वर्ष 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत एक संधि है। तो एक बेसिक सा इसके बारे में और पढ़ लेना। तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया गया है, किस जिले में है? यानी कि टोटल 5 हो गया हाथी रिजर्व तमिलनाडु में। तो किस जिले में ये पूछा है, तो ये जिला है तिरुनेलवेली, इसका आंसर होगा। और तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए, CM MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि हैं। और ये कितने हैं, टोटल कितने हैं इंडिया में एलिफेंट रिजर्व, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तमिलनाडु में तो 5 हैं। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को राज्य का 5वां हाथी रिजर्व अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया था। यह हाथी रिजर्व तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्य मलाई पहाड़ी पर है। एक्चुअली जिस दिन एलिफेंट डे था ना, उसी दिन ये किया गया था। तो किस दिन एलिफेंट डे था ये भी बताना। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, CM MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि। केन्या के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। तो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं, सही आंसर होगा इसका विलियम रूटो, केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। केन्या के चुनाव आयोग ने 15 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया। उन्हें 5 बार के दावेदार रैला और ओडिंगा पर विजेता घोषित किया गया। चुनाव में रूटो को 71 लाख यानी कि कुल 50.49% वोट मिले और ओडिंगा को 69 लाख यानी कि 48.85% वोट मिले। 55 वर्षीय विलियम रूटो राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 10 से अधिक वर्षों तक देश की बागडोर संभाली है। विलियम रूटो की बात करें तो वर्ष 2013 में राष्ट्रपति चुनाव में रूटो को जुबली अलायंस टिकट के तहत राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के साथ उपराष्ट्रपति चुना गया था। तब से वह केन्या के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अगस्त से दिसंबर 2002 तक केन्या के गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है। इसके बाद वर्ष 2008 से 2010 तक कृषि मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल से अक्टूबर 2010 तक उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें रहे और पिछले 6-7 साल से तो उपराष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति बन गए हैं। केन्या की बात करें तो राजधानी नैरोबी और मुद्रा यहाँ की है शिलिंग। NABFID नाबफिड मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजकिरण राय। गॉट इट, राजकिरण राय नए MD बने हैं। केंद्र सरकार और नाबफिड बोर्ड ने राजकिरण राय को अपना MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। नाबफिड के बोर्ड ने 30 जुलाई 2022 को राजकिरण जी की नियुक्ति को मंजूरी दी। यह नियुक्ति RBI केंद्र और विकास वित्त संस्थानों की समितियों द्वारा मंजूरी के आधार पर की गई है। नियुक्ति के अनुसार राय जी ने 8 अगस्त 2022 को नाबफिड के MD के रूप में कार्यभार संभाला। वह इस पद पर 18 मई 2027 तक अपनी सेवा देंगे, मतलब अगले 5 साल तक मान के चलो। नाबफिड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है? तो यह भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए है। नाबफिड की प्रारंभिक चुकता पूंजी 20,000 करोड़ रुपए है। मुख्यालय मुंबई। जब कॉमर्शियल बैंक अर्थव्यवस्था के किसी खास सेगमेंट में ज़्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है। तो इसको ध्यान देना।
गॉट इट। इसमें और एक चीज़ है कि इसका पहला काम देश में पूरे आंशिक रूप से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निवेश या निवेश लाने का होगा। इसे केंद्र सरकार ही तय करेगी। इसके अलावा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बॉन्ड्स, लोन्स या डेरिवेटिव्स को सुगम बनाना होगा। ये कुछ उसके काम हो गए। सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इस तरह के पीएससी में आते हैं क्वेश्चन। स्पोर्ट्स वाले पीएससी में पूछता है, यूपीएससी नहीं पूछता है स्पोर्ट्स वाला। वैसे 2-3 क्वेश्चन पूछ ही दिया था, 2000 शायद 21 वाले में पूछ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ होगा। इसका आंसर है मलेशिया में। गॉट इट। सुल्तान अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 25 नवंबर 2022 के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन बीते 2 वर्षों में नहीं किया गया। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है आखिरी बार हुआ था वर्ष 2019 में। ये हॉकी का, पुरुषों का हॉकी का टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलान शाह कहाँ होने जा रहा है? मलेशिया में। इसी बार नवंबर में होगा। सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह वर्ष 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था। भारत ने विनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, तो वियतनाम के साथ किया है। ये सब भी पता होना चाहिए आपको। गॉट इट। इसका अगला संस्करण 2023 में वियतनाम में होगा। मतलब 1 साल इंडिया में तो 1 साल वियतनाम में। भारत ने अगस्त 2022 में वियतनाम के साथ विनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया। यह सैन्य अभ्यास 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में शुरू हुआ और 18 अगस्त 2022 को इसका समापन हुआ। इस अभ्यास में भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने हिस्सा लिया। विनवैक्स का अगला संस्करण 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। तो विनवैक्स याद रखना है, ये भारत और वियतनाम का है, सेना का है, आर्मी का है। विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशंस हॉरर्स रिमेंबर्स डे कब मनाया जाता है? वही बंटवारा वाला सिस्टम है, मतलब पार्टीशन की बात हो रही है। ये सबको याद होना चाहिए। 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार लास्ट ईयर में ही मनाया गया था, 2021 में इसे शुरू किया गया था। विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को भारत में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस है। इसे पहली बार वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। ये दिवस भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ितों और कष्टों को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है? लेफ्ट हैंडर्स डे, तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को। यह बाएं हाथ के व्यक्तियों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक के संस्थापक डीन आर कैंपबेल द्वारा मनाया गया था। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। पीछे भी ऐसे मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें देखना। इसका आंसर करो सभी लोग कमेंट सेक्शन में। ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद के लंदन स्थित मकान को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, मंचेरजी भवना गगरी, ऋषि सुनक, दादा भाई नौरोजी, साजिद जावेद। तो आंसर करिए। पीछे के करेंट अफेयर्स का वीडियोस, पीछे के सभी वीडियोस को देखिए, शेयर करिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। द हिंदू वाला जो मैंने प्रीलिम्स फैक्ट्स का सीरीज चला रखा है, उसमें भी मैंने ऑलरेडी 15-20 वीडियोस कर दिए हैं, तो उन्हें भी देखिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पीछे के वीडियोज़ को देखिए, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए।